और अचानक पानी में उसने अपना ही चेहरा देख लिया। अब उसे अपना ही चेहरा इतना पसंद आ गया, इतना ज्यादा पसंद आ गया कि वो उसी से प्यार कर बैठा। या खुद की तारीफ करना नार्सिसिस्टिक है? अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं ना, तो वो चाहे आपका पार्टनर हो, फैमिली मेंबर हो, बॉस हो, कॉलीग हो या कोई भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? क्या मैं कन्वर्सेशन में ज्यादातर अपनी बात करता हूँ? क्या मुझे क्रिटिसिज्म सुनना मुश्किल लगता है? क्या मैं दूसरों की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझता हूँ? एक इंसान जो आपको पूरा अटेंशन देता था, हर आपकी छोटी बड़ी बातें याद रखता था, आपकी तारीफें करते थकता नहीं था, हर बार आपको एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराता था और आप एक जबरदस्त सेंस में थे कि भाई चलो मुझे वो प्यार मिल गया, मुझे वो इंसान मिल गया जिसकी मुझे हमेशा से तलाश थी। लेकिन कुछ ही महीने बीतते हैं, वही इंसान एकदम से 180 डिग्री में बदल जाता है। धीरे धीरे आपकी तारीफें बंद हो जाती हैं, आपकी बातें उसके लिए एकदम बकवास लगने लगती हैं, उसको आपकी फीलिंग्स को वो बिल्कुल नकार देता है और बार बार ऐसी सिचुएशन बनने लगती है जिसमें आप खुद से ही सवाल करने लगते हैं, कहीं मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मैं ही कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट तो नहीं कर रही हूँ। मतलब बिहेवियर सामने वाले का चेंज होता है और डाउट आप अपने आप पे करने लगते हैं। तो अगर ऐसा है तो थोड़ा संभलने की जरूरत है आपको। हो सकता है ये सब चीजें आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आई हैं, ये लोग आपकी ही लाइफ में कई बार बदलते रहते हैं, अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगह पर। इसी पैटर्न को नार्सिसिज्म कहते हैं और ऐसे लोगों को नार्सिसिस्ट माना जाता है कि दुनिया में ऐसे लोगों का नंबर टोटल पॉपुलेशन का 0.5 से 6% तक या इवन इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि असल में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है और खासकर आज के यानी मॉडर्न सोसाइटी में, जहां एक और एलिमेंट जो इसको बहुत तेजी से बढ़ा देता है, जिसे हम सोशल मीडिया कहते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के रिसर्च के अकॉर्डिंग रिलेशनशिप में इमोशनल अब्यूज के आधे से ज्यादा केसेस में नार्सिसिस्टिक बिहेवियर एक मेजर रोल प्ले करता है। तो इसीलिए इन 3 बातों को एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। पहला ये कि ये नार्सिसिज्म क्या है और ये किसी भी नॉर्मल सेल्फ कॉन्फिडेंस या सेल्फ एस्टीम से कैसे अलग है। दूसरा, इसे पहचाने कैसे, क्योंकि देखिए नार्सिसिस्ट बेहद चार्मिंग और बहुत ही कन्विंसिंग होते हैं। हम इजीली इनकी बातों में बार बार गिरते और फंसते रहते हैं। और तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, इससे डील कैसे करें, क्योंकि ये सिर्फ दूसरों की प्रॉब्लम नहीं है। हम सभी में कुछ न कुछ नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज हो सकती हैं, भले पूरी ना हो पर थोड़ी मोड़ी होती ही है। सबसे पहले तो ये जो शब्द है नार्सिसिज्म, वो आता है ग्रीक मैथोलॉजी के कैरेक्टर से जिसका नाम था नार्सिसस। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली नार्सिसस बेहद खूबसूरत था, हद से ज्यादा सुंदर, लेकिन नेचर से उतना ही ज्यादा घमंडी। किसी को भी आसपास ना वो फटकने नहीं देता था, कोई भी आए। एक दिन हुआ ये कि वो जंगल में एक तालाब के किनारे पहुंचा और अचानक पानी में उसने अपना ही चेहरा देख लिया। अब उसे अपना ही चेहरा इतना पसंद आ गया, इतना ज्यादा पसंद आ गया कि वो उसी से प्यार कर बैठा। वहीं तालाब के किनारे अपने ही आप को वो निहारता रहता था, देखता रहता था। खाना पीना सब छोड़ दिया था उसने, कहीं हिला तक नहीं, और धीरे धीरे वहीं पड़ा पड़ा मर गया। इसी वजह से ये नार्सिसिस्ट नाम आया है। लेकिन एक मिनट, आपके मन में एक जेन्युइन सवाल उठ सकता है कि भाई इसमें क्या बुराई है? सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये तो सब लोगों में थोड़ा थोड़ा होता ही है, तो क्या कॉन्फिडेंट होना गलत है या खुद की तारीफ करना नार्सिसिस्टिक है? बिल्कुल नहीं। हेल्दी सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, लेकिन इनमें और नार्सिसिज्म में एक बड़ा फर्क है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉन्फिडेंट इंसान कहता है कि मैं अच्छा हूं और मुझे अपनी एबिलिटीज पर भरोसा है, लेकिन मैं जानता हूं कि मैं गलतियां भी कर सकता हूं और मुझे दूसरों से सीखने की जरूरत है। अब लेकिन सेम कंडीशन नार्सिसिस्ट के लिए हो तो वो कहेगा मैं सबसे बेहतर हूं, मैं ही अच्छा हूं, दूसरे लोग मुझसे बहुत नीचे हैं, अगर कुछ गलत हुआ है तो वो दूसरों की गलती है, मेरी नहीं। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं फ्रजाइल हाई सेल्फ एस्टीम, यानी बाहर से तो सेल्फ एस्टीम बहुत ऊंची दिखती है, लेकिन अंदर से ऐसे लोग बेहद कमजोर और बहुत ज्यादा नाजुक होते हैं। नार्सिसिस्टिक की सेल्फ एस्टीम एग्जैक्टली ऐसी ही होती है, इसलिए वो क्रिटिसिज्म बिल्कुल झेल नहीं पाते। नार्सिसिस्ट का गोल क्लियर होता है भाई, उसे 3 चीजें प्रैक्टिस करनी होती हैं। पहला है सेल्फ एनहांसमेंट, हर चीज में अपने आप को बड़ा दिखाना, बहुत बड़ा दिखाना। मान लीजिए अगर टीम ने अच्छा काम किया है तब टीम के काम का भी क्रेडिट खुद ले लेना, अगर किसी ने तारीफ कर दी तो उसे भी खूब बढ़ा चढ़ा के बताना। दूसरा है वैलिडेशन की डिमांड, ये लोग
लोग इनसिक्योर इतने ज्यादा होते हैं ना कि इनको एक्सटर्नल वैलिडेशन जैसे लाइक, कॉम्प्लीमेंट्स, अटेंशन, इन सब की भयंकर नीड होती है। बिना इसके इनको बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है। तीसरा है ब्लेम शिफ्टिंग। ये तो समझ लीजिए आपको दिख ही जाएगा। जब भी कुछ गलत हो तो खुद को डिफेंड करने के लिए दूसरों को ब्लेम करना या बहाने बना देना। मतलब कुछ भी ऐसा वैसा ऊपर नीचे आया नहीं कि तुरंत उसको किसी और के माथे मढ़ देना। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सिनेरियो लेते हैं वर्क प्लेस का। रोहन एक आईटी कंपनी में टीम लीड है। हर मीटिंग में वो अपनी अचीवमेंट का जिक्र ऐसे करता है, जब मैं ये प्रोजेक्ट हैंडल करता था तब मेरी स्ट्रेटजीज की वजह से हमने ये क्लाइंट बनाया, वो क्लाइंट बनाया। लेकिन जब कोई उसकी अप्रोच को क्वेश्चन करता है तो वो डिफेंसिव हो जाता है और कहता है तुम नहीं समझोगे, तुम्हारी एक्सपीरियंस लेवल अलग है। टीम मेंबर्स धीरे धीरे उससे आइडियाज शेयर करना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो हर आइडियाज को डिसमिस कर देता है या उसे तुरंत अपना बना लेता है, उसका क्रेडिट खुद ले लेता है। अब आप कहेंगे कि ये तो वर्क प्लेस पे होता ही रहता है, तो चलिए एक और सिनेरियो ले लेते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप का। रोहित और कीर्ति की शादी हुए 3 साल हो गए हैं। शुरुआत में रोहित बेहद रोमांटिक था। फ्लावर्स, सरप्राइजेस, कॉम्प्लीमेंट एकदम ऐसे रोज के रोज चलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उसने कीर्ति की फ्रेंडशिप पर कमेंट करना शुरू कर दिया कि देखो वो लड़की अच्छी नहीं है, उससे तुम दोस्ती मत करो, वो ठीक नहीं लगती, उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है। फिर फैमिली फंक्शंस में कीर्ति को इंस्ट्रक्शन देने लगा, ऐसे कपड़े मत पहनो, लोग क्या कहेंगे, देखो वो आदमी देख रहा है, देखो ये आदमी देख रहा है, वगैरह वगैरह जो भी। अब अगर कीर्ति कोई कंसर्न एक्सप्रेस करती है तो रोहित कहता है तुम हमेशा ड्रामा क्यों करती हो, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। अब आपको शायद साफ साफ दिख रहा होगा कि हम कौन से पैटर्न्स की बात कर रहे थे शुरू से ही, जो हम करते आए हैं। अब समझते हैं कि कोई इंसान अगर नार्सिसिस्ट है तो उसे पहचाना कैसे जाए, जो आप ही के बीच में है। देखिए इनके अंदर पहला साइन दिखेगा एक्सेसिव एंटाइटलमेंट का। एंटाइटलमेंट का मतलब है यह बिलीव कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, चाहे वो मेरा घर हो चाहे किसी और का घर हो, क्योंकि मैं स्पेशल हूँ भाई। ये ऐसे लोगों के छोटे छोटे बिहेवियर में बहुत ज्यादा दिखता है। मान लीजिए ये लोग लाइन में खड़े हैं तो लाइन तोड़ते हुए बिल्कुल आगे जाने लगेंगे और जस्टिफाई करने लगेंगे कि भाई मेरे पास तो वक्त नहीं है, मुझे बहुत जल्दी आगे जाना है। रूल्स को अपने लिए ऑप्शनल मानने लगेंगे कि भाई होगा ये रूल, लेकिन ये ना मेरे लिए नहीं है। दूसरा साइन आपको दिखेगा जेन्युइन एम्पैथी की कमी। एम्पैथी का मतलब है कि दूसरे की फीलिंग्स को समझना कि सामने वाला आखिर क्या महसूस कर रहा है। नार्सिसिस्ट में यह एबिलिटी बहुत कम होती है। ये समझ तो जाते हैं लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं। नार्सिसिस्ट कॉग्निटिव एम्पैथी यूज कर सकते हैं, यानी वो समझ सकते हैं कि आप अपसेट हैं, लेकिन वो जेन्युइनली फील नहीं कर सकते हैं, बल्कि वो इस नॉलेज को आपको ही मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप शेयर करते हैं कि आपकी मम्मी की तबीयत खराब है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो जो नॉर्मल इंसान होगा वो क्या कहेगा, अरे नहीं यार आई एम सॉरी, ये सुन के बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो भाई मैं मदद करता हूँ, बताना मुझे। लेकिन जो नार्सिसिस्ट होगा उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, वो बोलेगा हाँ मुझे भी याद है, मेरी भी जब माँ बीमार थी ना तो उस वक्त मेरे भी जॉब इंटरव्यूज थे और मुझे दोनों हैंडल करना पड़ता था, बहुत टफ था। वैसे मेरे बॉस ने आज फिर से ये किया, और वो ब्ला 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 बहुत सारी ऐसी बातें ले जाएगा जहां आपकी बातें उसके अंदर गुम हो गई। मतलब टॉपिक उसने हाईजैक किया और आपके कंसर्न को, आपकी प्रॉब्लम को अपनी स्टोरी में उसने कन्वर्ट कर दिया। आप देख रहे हैं ना कि कैसे बात को उसने अपनी तरफ मोड़ लिया। यहाँ पर इसी तरह का चौथा साइन होगा गैस लाइटिंग का, और ये शायद सबसे डेंजरस टैक्टिक है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जिसमें सामने वाला आपको ये फील कराता है कि आपकी रियलिटी, मेमोरी या परसेप्शन बिल्कुल गलत है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक इंपॉर्टेंट बात मेंशन की कि भाई सामने वाले ने कुछ प्रॉमिस किया था, आप कहेंगे यार तुमने कहा था कि वीकेंड में बाहर जाएंगे बट तुम नहीं ले गए। आपका नार्सिसिस्ट दोस्त साफ मुकर जाएगा कि भाई मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं था यार, तुमने मिसअंडरस्टूड किया होगा, मैं कहता तो ले जाता बट मैंने कहा ही नहीं। आप कहेंगे नहीं नहीं मुझे क्लियरली याद है, हम कार में बैठे थे जब तुमने ये कहा था। नार्सिसिस्ट दुगने कॉन्फिडेंस से कम बैक करके बोलेगा तुम्हारी मेमोरी यार बहुत गड़बड़ हो रही है, डॉक्टर को दिखाओ, शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। धीरे धीरे आप अपनी ही मेमोरी पे, अपनी ही याददाश्त पे डाउट करने लगते हैं और इसी को गैसलाइटिंग कहते हैं। इसी तरह का एक और साइन है पब्लिक इमेज वर्सेस प्राइवेट रियलिटी का। नार्सिसिस्ट के लिए ना पब्लिक इमेज सबसे जरूरी है, चाहे रियलिटी कुछ भी हो, बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए। सोशल फंक्शन होगा तो वो एकदम परफेक्ट कपल, परफेक्ट फ्रेंड, परफेक्ट कलीग जैसा रोल प्ले करते हैं, लेकिन घर आते ही मास्क उतर जाता है, उनका असली चेहरा सामने आता है। जब आप कोई इशू रेज करते हैं तो रिस्पांस होता है लोगों के सामने ऐसी बातें मत करो, घर में डिस्कस करेंगे। लेकिन घर में डिस्कस करने पर तुरंत उस बात को
हटा दिया जाता है, डिसमिस कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। यह इमेज मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि नार्सिसिस्ट की सेल्फ वर्थ बाहरी वैलिडेशन पर डिपेंड करती है। अगर दूसरे लोग उसके बारे में नेगेटिवली जज करेंगे तो उनकी पूरी आइडेंटिटी खतरे में आ जाती है। उन्हें बहुत डर लगता है कि कोई उनके बारे में नेगेटिव ना सोचे, भले चाहे वो कितने भी नेगेटिव हो। अभी नार्सिसिज्म किसी के अंदर होता क्यों है और ये आता कैसे है, इसकी बात करें तो देखिए, ये कोई रातों रात डेवलप होने वाली चीज नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, फैमिली डायनेमिक, कल्चरल प्रेशर, ट्रॉमा और मॉडर्न सोशल फैक्टर का कुछ भी, कोई भी कभी भी ऊंच नीच हुई होगी तो ये शुरू हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नार्सिसिस्टिक बिहेवियर अक्सर किसी डीप इनसिक्योरिटी या पेन को छुपाने का तरीका होता है। इसको सिर्फ इग्नोरेंस की तरह नहीं देख सकते हैं, बल्कि एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह होता है। ये अपने आप को हमेशा बचाने की कोशिश करते हैं। यह समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कारण समझते हैं तो हम कंपैशन के साथ बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। हम रियलाइज करते हैं कि यह आदमी भी शायद कभी विक्टिम रहा होगा। पर हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अब्यूज सहते रहें। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे लोगों से निपटें कैसे, ऐसे लोगों से पीछा कैसे छुड़ाएं। ये सबसे क्रूशियल पार्ट है। अगर आप किसी नार्सिसिस्ट के साथ डील कर रहे हैं ना, तो वो चाहे आपका पार्टनर हो, फैमिली मेंबर हो, बॉस हो, कॉलीग हो या कोई भी हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके जवाब से पहले एक बात क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन की DSM-5 के अकॉर्डिंग NPD डायग्नोसिस तभी होता है जब कोई इंसान कम से कम 9 में से 5 स्पेसिफिक क्राइटेरिया को मीट करता हो। कुल मिलाकर ये एक टेक्निकल टर्म है जिसे एक्सपर्ट ही डिसाइड करते हैं। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम कहते हैं ना कि वो बंदा नार्सिसिस्ट है, तो हम यूजुअली नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स की बात कर रहे होते हैं, पूरे डिसऑर्डर की नहीं। ये डिफरेंस क्यों मैटर करता है? क्योंकि अगर किसी में कुछ नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं तो अवेयरनेस और एफर्ट से वो बदल सकते हैं। लेकिन अगर किसी को फुल ब्लोन NPD है तो प्रोफेशनल हेल्प के बिना इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब वापस आते हैं कि आपको करना क्या चाहिए वाली बात पर। यहाँ समझना जरूरी है कि आप नार्सिसिस्ट को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन आप अपने रिस्पॉन्स को, अपनी बाउंड्रीज को और अपनी तरीके को बदल सकते हैं। इसमें सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगला इंसान आपका बहुत करीबी इंसान हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पिता हो सकता है। इसलिए सबसे पहला स्टेप होगा कि आप अपनी सीमाएं तय करिए, एकदम क्लियर करिए कि आप कौन सा बिहेवियर एक्सेप्ट करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे। और तो और साथ ही साथ आप उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी सेट करिए और उनको फॉलो करिए। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कहते हैं कि अगर तुम मुझसे इस तरीके से बात करोगे ना या मेरी इंसल्ट करोगे तो मैं यहाँ से उठ के चला जाऊंगा, तो आपको एक्चुअली उठ के जाना पड़ेगा। नहीं तो जो नार्सिसिस्ट बंदा है ना, वो सीख जाता है कि आपकी बाउंड्रीज सिर्फ कहने की बातें हैं, वो आप कुछ ऐसा करेंगे नहीं, आप सिर्फ डींगे हाँकते हैं। दूसरा स्टेप है डोंट जेट। हाँ, डोंट जेट। जेट का मतलब है जस्टिफाई, आर्ग्यू, डिफेंड, एक्सप्लेन। और नार्सिसिस्ट के साथ डील करते वक्त आपको ये चारों बिल्कुल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि नार्सिसिस्ट हर जस्टिफिकेशन को अटैक करेगा, हर आर्ग्यूमेंट को ट्विस्ट करेगा, हर डिफेंस को ब्रेक डाउन करेगा और हर एक्सप्लेनेशन को इनवैलिड करेगा। यही उसको आता है, यही उसकी खुराक है। इसकी जगह आप शॉर्ट टर्म रिस्पॉन्स दीजिए, यस नो में बात खत्म करिए, सुनिए लेकिन अपनी बात पर कायम रहिए। चलिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नार्सिसिस्ट आपसे पूछता है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ सकते, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो आप ये रिस्पॉन्स मत दीजिए कि एक्चुअली यार मैं बहुत बिजी हूँ, इस हफ्ते मेरे पास ना डेडलाइन है, मुझे अपनी माँ से मिलने जाना है और ये वो ना, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि ऐसे में वो हर पॉइंट पर आपको अटैक करेगा, आप सफाइयां देते रह जाएंगे और वो आपको ब्लेम करता रह जाएगा। तो सबसे बढ़िया रिस्पॉन्स होगा ये नो जेड वाला रिस्पॉन्स। मैं नहीं आ पाऊंगा, किसी और हफ्ते प्लान बनाएंगे, इतने में ही बात खत्म। कम से कम शेयरिंग, कोई इमोशनल बातें नहीं, कम से कम कांटेक्ट ही आपको बचा पाएगा। अब सबसे डरावना टॉपिक, अगर आपने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको अपने अंदर भी नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स दिखने शुरू हो सकते हैं कि आपको लग सकता है कि यार ये वाला तो मैं भी करता हूँ, मैं भी दूसरों की बात काट कर अपनी बात कहता हूँ। तो ऐसा है कि डरिए मत। सबसे पहली बात, यह रियलाइजेशन अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। क्लिनिकल नार्सिसिस्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि उनको अपनी प्रॉब्लम दिखती ही नहीं है। इसलिए अगर आप सोच रहे हैं क्या मैं नार्सिसिस्ट हूँ, तो चांसेस है कि आप फुल ब्लोन NPD नहीं हैं, और ये बहुत ही अच्छी खबर है। इसलिए
ऑनेस्ट सेल्फ रिफ्लेक्शन करिए। क्या मैं कन्वर्सेशन में ज्यादातर अपनी बात करता हूँ? क्या मुझे क्रिटिसिज्म सुनना मुश्किल लगता है? क्या मैं दूसरों की फीलिंग्स को जेन्युइनली समझता हूँ या बस इंटेलेक्चुअली समझता हूँ? क्या मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि मैं दूसरों से बेहतर हूँ? क्या मैं गलती मानने में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ? अगर आपके ज्यादातर आंसर हाँ हैं, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेके आप आराम से इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब एकदम प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला है एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस करिए। जब कोई बात कर रहा हो तो जेन्युइनली सुनिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं। 5 सेकंड रूल बनाइए, दूसरा पर्सन बोलना बंद करे उसके 5 सेकंड बाद ही रिस्पॉन्ड करिए। दूसरा है क्रिटिसिज्म को अलग तरीके से हैंडल करिए। जब कोई फीडबैक दे रहा हो तो इमीडिएट रिएक्शन मत दीजिए, गहरी सांस लीजिए और फिर कहिए आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट दिस। तीसरा है एम्पैथी प्रैक्टिस करिए। कोई कैसा फील कर रहा है ये बात उससे पूरे मन से पूछिए, इन्वॉल्व होइए। चौथा है अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करिए। छोटे से ही शुरू करिए, सॉरी मेरी गलती थी यार कहना प्रैक्टिस करिए। ब्लेम करने वाली आदत को ना बिल्कुल छोड़ दीजिए, उससे परहेज ही करिए। पांचवा है एक्सटर्नल वैलिडेशन पर डिपेंडेंसी कम करिए। चाहे तो सोशल मीडिया से ना ब्रेक ले लीजिए और इंटरनल वैलिडेशन प्रैक्टिस करिए कि मैं अपनी नजर में कैसा हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो सभी अच्छे हैं। छठवां है रिलेशनशिप को पार्टनरशिप समझिए, पावर गेम नहीं, क्योंकि आपको उस रिश्ते को निभाना है, ना कि एक दूसरे के ऊपर बॉसगिरी करनी है। गिव एंड टेक बैलेंस रखिए, दूसरे की नीड्स को इक्वली इंपॉर्टेंट मानिए। ऐसा नहीं कि बस आप इंपॉर्टेंट है बाकी सब दुनिया गई भाड़ में। कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए, हर बार अपना तरीका नहीं सही होता। देखिए दुनिया तो तब खूबसूरत बनती है ना जब हम बैलेंस खोज लेते हैं। खुद से प्यार करना जरूरी है, लेकिन दूसरों की इज्जत करना और उनसे प्यार करना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन हम्बल रहना उससे भी ज्यादा अच्छी बात है। अपनी जरूरतों को आप प्रायोरिटाइज करिए, लेकिन दूसरों की जरूरतों को इग्नोर करना बिल्कुल सही नहीं है। रिलेशनशिप में कोई परफेक्ट नहीं होता है, सब में खामियां होती हैं, हर किसी में कमियां होती हैं, हर किसी की इनसिक्योरिटीज होती हैं। लेकिन फर्क यह है कि क्या हम अपनी कमियों को देखते हैं, क्या उनको एक्नॉलेज करते हैं, क्या हम सीखने के लिए तैयार हैं, क्या हम दूसरों को हर्ट किए बिना अपनी बात रख सकते हैं। यही एम्पैथी है, यही जेन्युइन लव है और यही वो बैलेंस है जो जिंदगी को मीनिंगफुल बनाता है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी मदद मिली हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर करिए इस वीडियो को उन लोगों से जो लोग बहुत निराश हो चुके हैं, ताकि वो निराश बैठे न रह जाएं। और हमारी काउंसलिंग की अपॉइंटमेंट डिटेल्स के लिए हमें नीचे लिखे मेल आईडी पर मेल जरूर करिए। धन्यवाद।